देखो, हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि जो आयंस होते हैं उसकी रेडियस के बारे में। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि हमें ये डिस्कस करना है कि कैटायन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन जो है वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, जस्ट लाइक सोडियम, ये क्या है? न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो न्यूट्रल एटम हो गया। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो ये क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन। ऐसे ही सेम हमारे पास क्या होंगे? एनायन। जैसे क्लोरीन की मैं बात करूँ तो ये न्यूट्रल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? एनायन। तो कोई भी आयन न्यूट्रल एटम जब होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाता है। कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। वाई? तो ये चीज़ हमने 9th 10th दोनों में डिस्कस की है। कैटायन न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कैटायन ने क्या किया, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास नंबर ऑफ़ शेल्स कितने थे? 281, यानी 3 शेल्स प्रेजेंट थे सोडियम के पास, तो ये 3 शेल प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो अब इसके पास शेल्स का नंबर कितना रह गया? 2 ही रह गया। ठीक है, तो एक तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज़ हो जाते हैं। पहले 3 शेल थे तो साइज़ इतना बड़ा था, अब 2 शेल है तो साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स कम हो गए। अब नंबर ऑफ़ शेल्स कम हो गए तो न्यूक्लियस के लिए आउटरमोस्ट शेल ये है, पहले आउटरमोस्ट शेल ये था, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ इतनी डिस्टेंस पे थोड़ा कम लगता, और यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपैरिजन में क्या लगेगा? कुछ ज़्यादा लगेगा। तो जब न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी जेड इफ़ेक्टिव, जो आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैटायन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से स्मॉल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर सेम है, क्योंकि जो सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपना जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, पॉजिटिव चार्ज में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही है, पॉजिटिव चार्ज तो सेम है। सोडियम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 11 के 11 ही प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। तो अब 11 जो प्रोटॉन थे उनका कितने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लग रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है, यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पहले से क्या हो गया? ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहले से कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या हो गए? डिक्रीज़ हो गए। इलेक्ट्रॉन निकलने से नंबर ऑफ़ शेल्स डिक्रीज़ हो गए। नंबर ऑफ़ शेल्स डिक्रीज़ हो गए तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का नंबर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये देखना, किसी भी कैटायन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उसकी साइज़ उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला, सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है और एल्यूमिनियम पे +3 है। तो सोडियम पे अगर +1 चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इसकी वजह से साइज़ क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। तो कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है साइज़ उतना ही छोटा होता जाता है, और न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कैटायन जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है। अब हम एनायन की बात करें तो एनायन में क्या होता है?
एनायन अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा ग्रेटर होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनायन, जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 8 7, ये कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 3 शेल है। ये देखो, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तभी तो Cl- बना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से, और वही एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इंक्रीज़ हो गया। और जब रिपल्शन इंक्रीज़ हो गया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर दूर भगाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो ये साइज़ जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एनायन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से ग्रेटर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। और एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही साइज़ बढ़ती जाएगी, और कैटायन पे जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे F पे -1, O पे -2 और N पे -3। तो ये क्या है? साइज़ क्या हो रही है? कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और कैटायन में देखो साइज़ क्या हो रही है? कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना है। सबसे फर्स्ट है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। इनका आपको एटॉमिक रेडियस या साइज़ का ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे अरेंज करोगे। सबसे बड़ा तो कौन होगा? आपके एनायन सबसे बड़े होंगे, फिर आपका न्यूट्रल एटम होगा, और फिर आपके कैटायंस होंगे। और एनायन में भी सबसे बड़ा कौन होगा? जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला, फिर कम, फिर न्यूट्रल एटम कौन सा है? जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नियॉन आ गया। फिर कैटायन में सबसे छोटा कौन होगा? जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो इस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, ये सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एनायन, और एनायन में भी वो सबसे बड़ा जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। फिर न्यूट्रल एटम, फिर न्यूट्रल एटम के बाद में कैटायन, और कैटायन में भी वो सबसे बड़ा जिस पे सबसे कम चार्ज है, या ये बोल सकते हो जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम पीरियोडिसिटी की बात करें तो आयनिक रेडियस की, तो वो भी सेम ही होगी। टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा? आयनिक रेडियस बढ़ती जाएगी, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियस क्या होएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये देखो, टॉप से बॉटम जाने के ऊपर आयनिक रेडियस बढ़ती जा रही है, ये टॉप से बॉटम जाने पे आयनिक रेडियस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ और उनके साइज़ की। हालांकि साइज़ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने, सिर्फ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और इस पर -3 लग गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हो गए? 10। नियॉन के पास कितने होते हैं? 10। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11, लेकिन एक प्लस लगा हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसके पास भी कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12, लेकिन 2 प्लस है, मतलब इसके पास भी 10। एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? 13, लेकिन 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी इसके पास भी 10। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, लेकिन -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी 10। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 9, और एक माइनस लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी 10। तो जिनमें सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। और ये अभी साइज़ आपको बताई थी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, फिर न्यूट्रल एटम, और फिर उसके बाद में पॉजिटिव। और नेगेटिव में भी जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे छोटा। ऐसे ही हमने कुछ और एग्जांपल्स ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। देखो, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो किसी भी एटम के, और वो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। और अब तो सबको पता है आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड मीन्स जिसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है,
अभी कोरोना में सबको आइसोलेशन किया जा रहा है, मतलब वो अकेला रहेगा जिसका बाहर से आउटर एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा एटम जो आइसोलेटेड है और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से बोल दो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, मतलब जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और इसको हम मेज़र करते हैं किलो जूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये हमारा न्यूट्रल एटम था, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको निकालने के लिए एनर्जी दी, ठीक है। हम एनर्जी दे रहे हैं और आपने पढ़ा है जब रिएक्शन के अंदर एनर्जी दी जाती है, यानी रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो हम एनर्जी दे रहे हैं इसको, तो एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी पॉजिटिव होगी, एनर्जी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी निकलती है तो एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो, हमने क्या किया, किसी भी न्यूट्रल एटम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए, कोई भी न्यूट्रल एटम है हमारे पास ये रहा, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोला, ठीक है। अब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालते ही कोई भी एटम जो है, मान लो ये एम एटम है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कि कोई भी न्यूट्रल एटम में से जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इसकी जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर इस पॉजिटिव चार्ज में से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। फिर एक और अगर हम पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसकी एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की, तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो न्यूट्रल एटम है उसमें से निकाली गई एनर्जी फर्स्ट होती है, पॉजिटिव एक प्लस में से निकाली गई एनर्जी सेकंड होती है, दो पॉजिटिव में से निकाली गई एनर्जी थर्ड होती है। यहाँ पे एक एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला तब पॉजिटिव बना, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 बना, क्योंकि एक प्लस तो पहले से ही है, यहाँ पे 2 प्लस पहले से ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते 3 प्लस बन गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बड़ी होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी, और क्यों होगी। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड ज़्यादा, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड ज़्यादा। ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ ऐसा कि हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पहले जो इलेक्ट्रॉन, पहले जो एनर्जी दी है वो किस में से दे रहे हैं, न्यूट्रल एटम में से, फिर किस में से, पॉजिटिव में से, फिर डबल पॉजिटिव में से। तो अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल एटम जो होता है उसके कंपैरिजन में जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज़ छोटा होता है, और ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो उसका साइज़ और ज़्यादा छोटा होगा। तो अब देखो, यहाँ पे जितना बड़ा साइज़ है, मतलब ये देखो ये दूर है, ये बड़ा साइज़ है, तो हम इलेक्ट्रॉन, इसका अट्रैक्शन इस पर कम लगेगा, अट्रैक्शन कम लगने की वजह से, यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब ये साइज़ जो है वो छोटा हो गया, छोटा साइज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर ये और छोटा हो गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ उतना ही, जितना साइज़ छोटा होता जा रहा है एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है।
तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा उसकी वजह से साइज़ छोटा होता जाएगा और हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इज़ हायर एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, बिकॉज इन कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। आप देखो अभी जैसे मैं बता रही थी, अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ की तो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो सबसे पहले देखना एटॉमिक साइज़ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, उतना ही कम लगेगा, और जितना कम लगेगा उतना ही आसानी से क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो एटॉमिक साइज़ जितनी बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, और एटॉमिक साइज़ जितनी ज़्यादा होगी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जितना कम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, यहाँ देखना एक चीज़ और आप, जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको जाने नहीं देगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, जितना कम अट्रैक्शन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, और जितनी बड़ी साइज़ होगी उतना ही आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी एनर्जी क्या होगी, कम। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देखनी है हमें कितनी रिक्वायर्ड है। अगर हमें कम रिक्वायर्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, और अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो गई। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ शेल्स की, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ़ शेल्स बोल दो या एटॉमिक साइज़ बोल दो, एक ही बात है। साइज़ और शेल्स से ही तो क्या बन रही है, ये साइज़ बन रही है। तो शेल्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ तो साइज़ बढ़ गई, तो साइज़ जब ज़्यादा होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो तीनों टर्म एक ही है, नंबर ऑफ़ शेल्स बोल दो, चाहे शील्डिंग इफ़ेक्ट बोल दो, चाहे एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस बोल दो, तीनों टर्म एक ही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स भी साइज़ को बढ़ाते हैं, और एटॉमिक रेडियस का मतलब भी साइज़ ही है, और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट भी जब ज़्यादा होता है तो साइज़ बढ़ता ही है। तो तीनों फैक्टर्स सेम है, और इन तीनों के आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और आपके जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेनेट्रेशन पावर और इन सब चीज़ों की, तो इसको स्किप कर देना, ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर देना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हाईएस्ट फॉर नोबल गैसेस, व्हाई। नोबल गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा क्यों होती है। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन की ग्रेटर होती है ऑक्सीजन से, व्हाई। ठीक है, ये जो ऊपर टॉपिक हमने स्किप किया ना, उनसे रिलेटेड भी कुछ आंसर्स यहाँ आ जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज़ लेस देन बेरिलियम, व्हाई। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि नोबल गैसेस जो है उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट अब आपके यहाँ लगेगा। सबसे पहले देखो, जो आपका लास्ट ग्रुप है जिसे हम नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं, 18 ग्रुप बोलते हैं या 0 ग्रुप बोलते हैं, मैंने आपको कुछ जगह बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। जैसे हमारे पास है एस, पी, डी, एफ, ये 4 तरीके के सब शेल्स होते हैं। ठीक है, एस में नंबर फुल फील्ड तो कौन सा होगा और हाफ फील्ड कौन सा होगा,
तो फुल फील्ड में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, हाफ फील्ड में कितने हो जाएंगे 1। पी में फुल फील्ड में 6, हाफ फील्ड में 3। डी में फुल फील्ड में 10, हाफ फील्ड में 5। एफ में फुल फील्ड में 14 और हाफ फील्ड में 7। ठीक है, तो ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो जहाँ पे भी हमें ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन देखो कि नोबल गैसेस के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, क्यों? क्योंकि नोबल गैस ग्रुप जो होता है वो सबसे लास्ट ग्रुप आता है और उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और जब हम इस 8 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, मतलब स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। और कोई भी यूनिवर्स में चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए ये जो नोबल गैसेस होती है इनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो देखो होना तो क्या चाहिए था, नाइट्रोजन जो है उसके बाद में कौन आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए। यही होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आता है फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप से बॉटम जाने की, तो टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ऐसा होता क्यों है? अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम क्या है, 1s2 2s2 2p3, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और पी में जब 3 होते हैं तो हाफ फील्ड होता है। और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4, यानी हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है। और हाफ फील्ड यानी स्टेबल है। और स्टेबल में से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो किसकी है, नाइट्रोजन की, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लेकिन मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो वो किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आईपी ज़्यादा होती है क्योंकि हाफ फील्ड होता है, और ऑक्सीजन की सेकंड आईपी ज़्यादा होगी क्योंकि वो हाफ फील्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोरोन जो होता है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होती है बेरिलियम से। तो हम बात करते हैं बोरोन और बेरिलियम की। यहाँ पे सेकंड में बेरिलियम आता है, फिर इधर हमारे पास बोरोन आता है। होना तो वैसे क्या चाहिए, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कि बोरोन जो है उसकी फ़र्स्ट आईपी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज़ लेस देन बेरिलियम। बोरोन की कम होती है और बेरिलियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। और बेरिलियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s2। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और बेरिलियम में तो ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो बोरोन जो है, बेरिलियम जो है उसका तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2, यानी एस फुल फील्ड है। लेकिन बोरोन जो है उसके अंदर कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है 2p से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे 1s2 2s2 ये फुल फील्ड हो गया ना, अब ये स्टेबल भी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर हम देंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बेरिलियम की इंक्रीज़ हो जाएगी और बोरोन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सारा जो भी है इसमें आईपी का, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। वही देखना है आपको, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड अगर कहीं पे है और फुल फील्ड कहीं पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिएगी। और अगर कहीं पे
पार्शियली फिल्ड है, मतलब ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट जाने पर। तो लेफ़्ट टू राइट और टॉप से बॉटम जाने पर क्या चेंजेस आते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इस तरीके से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है इधर जाने पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही छोटा साइज़, और साइज़ जितना छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, बड़ा, साइज़ बड़ा तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज़। तो ये देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। और टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो, और जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों एक ही बात है, ठीक है।